यूपीएससी का जो सेकंड पेपर है सीसेट जिसे आप बोल देते हो, तो उसको हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। और उसमें मैथ्स और रीजनिंग के मैं लगभग सभी क्वेश्चन जो है कवर करूंगा, ठीक है ना। एक ओवरऑल अभी मैंने काउंट करा था, तो इसमें आपको ये जानकारी होगी कि 80 क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिसका 33% आपको जो है सोल्व करना होता है। तो 33% यदि आप इसमें जो है सोल्व कर देते हो, तो उसके बाद क्या है आपको, तो आप मुझे बताओ। देखो एक बार मैं हल्का से एक आइडिया दे देता हूँ आपको। इसमें 80 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, 33% इसमें जो है नंबर लाने होते हैं आपको। और तो 33% का नंबर ये हो गया कि 27 क्वेश्चन आपके इसमें जो है ठीक होने चाहिए, पहली बात। वो कलर दिखाई दे रहा है ना भी ऑनलाइन में? ऑनलाइन में कोई बच्चा बोल लो कलर दिखाई दे रहा है ना, ठीक लिखा हुआ साफ? जी सर, जी सर। ठीक है ना, ये दिखाई देते हैं। इन 80 क्वेश्चनों में से जो है आपके पास दो चीज आई थी, जिसमें से एक तो आपके पास मैथ्स प्लस रीजनिंग आया था। रीजनिंग तो नाम चार की आई थी, 2-4 क्वेश्चन थे उसमें भी मैथ्स के ही कॉन्सेप्ट थे। और दूसरा आपके पास पैसेज आते हैं। तो पैसेज वाला तो मैं कवर करूंगा नहीं, वो तो आप खुद ही कर लोगे। तो जिसमें से मैथ्स और रीजनिंग के लगभग 53 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, और 27 ये थे। तो लगभग कहने का मतलब ये है कि आपको जो है अगर 27 क्वेश्चन ठीक करने हैं, तो कोई बच्चा अगर किसी की 100% एक्यूरेसी और 27 के 27 पैसेज करके और 27 के 27 पैसेज वो ठीक कर आए, तो बिना मैथ्स और रीजनिंग के पास हो सकता था। बट आपको पता ही है कि पैसेज में 50% से ज़्यादा एक्यूरेसी आ नहीं पाती, क्योंकि अगर आप 20 क्वेश्चन करते हो पैसेज के, तो 10 के ही संभावना होती है ठीक होने की, उसके बाद नहीं होती है। चलो कोई नहीं, मैं आपका इसमें जो है मैथ्स और रीजनिंग का वो देखूंगा। एक पूरी बात वही, एक पूरी आपने सुन ही लिया होगा, पेपर बहुत टफ था सी सेट का वगैरह वगैरह, खूब सुन लिया ना सब जगह। तो टफ था तो मैं भी टफ बोल देता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब पता नहीं टफ था नहीं था, लेकिन सब बोल रहे हैं तो मुझे ही बोलना पड़ेगा। और मैं नहीं चाह रहा कि मैं सब किसी के खिलाफ जो है बोलूँ। बाकी आप एक बार देखना, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा हुआ है वो देखना कि आपकी क्लास से आए क्वेश्चन या नहीं आए, ठीक है ना। बस ये चीज देखनी है आपने, मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन आए नहीं आए, कहाँ कहाँ मैंने कैसे कराए थे, तो उसमें से कुछ थोड़ा बहुत देख लेना। बाकी थोड़ा बहुत टफ था पेपर। देखो पेपर टफ नहीं था, मैं आपको बता दूं। इस बार होता क्या है, यूपीएससी क्या काम करता है, किसी एक पोर्शन पर ज्यादा फोकस कर देता, किसी पर जो है बिल्कुल नहीं करता। और ये ऐसा अब से नहीं कर रहा है, ये 2013 से कर रहा है ऐसा। जैसा आप पहले देखते थे, पहले जो है इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन नहीं आते थे, तो 2013-14 से जो है इन्वायरमेंट के थोड़े से डाले, फिर अचानक जो है बहुत ज्यादा डाल दिया। पहले आप देखते थे हिस्ट्री बहुत आती थी, इस बार देखो मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है ना। तो मतलब इस बार क्या, इन्वायरमेंट ज्यादा पूछ दी, ज्योग्राफी ज्यादा पूछ दी थोड़ा सा, ठीक है ना। और इकोनॉमिक्स वगैरह तो पोर्शन वेरी करता रहता। क्वेश्चन आए हैं सब वही था, मैथ्स का आया था। बस उन्होंने प्रॉब्लम ये कर दी कि उन्होंने जो है जो पूछ दिया वो नंबर सिस्टम ज्यादा पूछ दिया। और नंबर सिस्टम में भी थोड़ा सा एक तो डिविजिबिलिटी रूल पर, एक रिमाइंडर थ्योरम पर ज्यादा फोकस कर दिया। तो रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और मैंने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा भी रखी थी। प्रॉब्लम ये थी कि जब जब आप सी सेट पढ़ते हो, तो सी सेट पढ़ते समय आपके साथ समझने जो प्रॉब्लम होती, आप वो सी सेट पढ़ते समय आप अर्थमेटिक देखते हो दिमाग में, और आपके दिमाग में क्या रहता है सी सेट पढ़ते समय, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ से आगे आप जान नहीं पाते हो, तो इस चक्कर में क्या आपको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। बाकी ऐसा कुछ नहीं था। अब इसमें जो ज्यादा समय ना करते हुए मैं जो है क्वेश्चन करूंगा। देखो इसमें ये 3 तो पैसेज थे, चौथे क्वेश्चन हम कर रहे हैं। क्या है, राज हैज 10 पेन्स ऑफ रेड। देखो राज के पास जो है कुछ पेन है, तो इसमें से जो रेड पेन है, तो रेड तो कितने है बच्चा, 10 पेन तो रेड है, ठीक है ना। 9 पेन व्हाइट है, तो व्हाइट कितने हैं, तो व्हाइट है उसके पास 9 पेन, ठीक है ना। सॉरी सॉरी, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट और 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक। और ब्लैक कितने, ब्लैक है इसके पास 8। देखो राज के पास क्या है, ये शूज हैं, जूते हैं, और इनके पेयर्स हैं। तो रेड के जो है वो तो 10 पेयर हैं, व्हाइट के कितने 9 पेयर्स हैं, और ब्लैक के कितने 8 पेयर्स हैं। ये इस तरह से इसने जो है दे रखा। अब आपको बताना, इफ ही रैंडमली पिक शूज 1 by 1, यदि वो मतलब जैसे ये आप ऐसे समझो, 8 पेयर्स तो रेड है, व्हाइट पेयर मतलब व्हाइट जो है 9 पेयर्स हैं, ब्लैक जो है 8 पेयर है, ठीक है ना। और वो रैंडमली हाथ डालता है उसमें। हाथ डालने के बाद उसको बताना है कि ऐसा, if he randomly picks shoes 1 by 1 without replacement from the box to get red pair of shoes to wear। मतलब उसे जो है रैंडमली उसने जो है उसमें हाथ डाला, और हाथ डाल कर उसे क्या है, रेड पेयर जो है निकालने, क्या निकालने, रेड पेयर निकालने। तो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू ही हैज टू मेक। मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ हिंदी में भी, कुछ हिंदी मीडियम वाले हैं इसमें। देखो उसका कहने का मतलब ये है कि उसके पास रेड पेयर कितने हैं, 10 है, व्हाइट है 9, ब्लैक है कितने 8 है।
अब उसने क्या रैंडमली जो है उसमें जो है डाला, हाथ डाला, और हाथ डाल के उसको जो निकालने हैं ना, उसको जो निकालने हैं वो रेड निकालने हैं। कैसे निकालने हैं? रेड। तो उसने बताना है कि ऐसे कितने मिनिमम हो सकते हैं कि रेड उसके पास आ ही जाए। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम आपने निकालना है जी, हाँ सॉरी मैक्सिमम। तो आप मुझे बताओ, अगर वो हाथ डाले तो अगर उसको मिनिमम ही चाहिए तो मिनिमम में तो पता था कि शुरू में ही जो है दोनों के दोनों जो है रेड आ सकते थे। लेकिन अब मुझे तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो मैक्सिमम ऐसा हो सकता है कि अगर वो ब्लैक निकालना चाह रेड निकालना चाह रहा है तो शुरू में वो डाले तो शुरू में सभी के सभी क्या आ जाए, ब्लैक आ जाए। तो एक बार में एक जूता आएगा, एक बार में एक शूज आएगा। तो अगर बताओ पहले डालेगा तो ब्लैक, फिर डालेगा फिर ब्लैक, फिर डालेगा फिर ब्लैक, तो सभी के सभी ब्लैक आ सकते हैं। तो बताओ ब्लैक कितने 8 पेयर हैं, तो बताओ कितनी बार उनको निकालना पड़ेगा, 16 बार। तो ब्लैक को तो 16 बार निकालना ही पड़ेगा। अब जब ब्लैक खत्म हो जाएंगे तो फिर कितने कितने निकालेगा, व्हाइट। तो व्हाइट को भी वो सभी के सभी को निकाल सकता है। तो व्हाइट कितने हैं 9, तो 9 टू जा 18, 18 क्या निकालेगा वो, व्हाइट। तो ये कितना हो गया, ये 34 हो गया। तो जब व्हाइट भी खत्म हो गए और ब्लैक भी खत्म हो गए तो अब तो मजबूरी बन गई, अब तो जो निकलेगा रेड ही निकलेगा। और रेड का क्या चाहिए, एक पेयर। इसका मतलब कितनी बार में आएंगे वो भी, 2 बार में। तो प्लस 2 ये, तो कितना हो गया 36। तो इसका क्या आ गया आंसर, 36 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, चलो ये वाली बात तो क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन ए बैट्समैन स्कोर एग्जैक्टली 25 रन। ठीक है ना, इस बात का मतलब यह है कि एक बैट्समैन है, उसको क्या है 25 रन बनाने। उसको कितने रन बनाने हैं, 25 रन, बाय स्कोरिंग सिंगल रन, 4 रन एंड 6 रन। और उसको जो स्कोर करना है वो कैसे कैसे करना, या तो सिंगल रन से करना, या 6 से करना, या 4 से करना। तो इस क्वेश्चन को मैं समझने के लिए आपको यहाँ जो है मैं ले चलता हूँ। देखो, कोई आप हो, आपके पास जो है एक बल्ला है, आपको कितने रन बनाने हैं, 25 रन आपने जो है बनाने हैं, ठीक है ना। और रन बनाने की आपके पास एक कंडीशन दे दी, क्या दे दी कि या तो आपको 1 रन बनाना है, सिंगल रन के हिसाब से बनाने, या 4 रन के हिसाब से बनाने, या 6 रन के हिसाब से बनाने। ये आपके पास क्या है, कंडीशन है। तो अब आपको इन कंडीशन के हिसाब से आपको बताना। तो अच्छा एक बात हो, किस किस तरह से वो जो है इन 25 रन को बना सकता है, कितने वे से बना सकता है, कितने तरीके से बना सकता। तो आप ऐसा मानते हो अगर उसको ये जो है रन बनानी है तो ऐसा बना सकता है वो कि वो 6 बनाए, भाई 6 बनाए ना, इस तरह से बना सकता है। तो हम मानते हैं कि पहले वो जो है 6 रन बनाता, भाई छक्के छक्के लगाएगा पूरे, तो 6 बनाएगा। तो 6 × 4, इसका मतलब 6 बार जो है, मतलब 6 लेगा कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। भाई 4 टाइम्स क्या 6 मारेगा वो, और प्लस क्या 1 रन। तो एक मेथड तो ये हो गया। फिर 6 लेगा कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, फिर एक मेथड ये हो गया। फिर 6 लेगा 2 टाइम्स, एक मेथड ये हो गया। फिर 6 लेगा 1 टाइम्स, फिर एक मेथड ये हो गया। बताओ 6 से अलग कोई और मेथड तो हो नहीं सकता। 6 के साथ और 1 के साथ तो इतने इसी तरह से जो है 25 रन बन सकते हैं ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है भाई, 6 कम 6 और बाकी एक एक करके जो है ऐसे बनाता रहेगा। वो बार मैंने वैसे लिख दिया, एग्जैक्ट लिखने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा। फिर 6 से अलग वो 4 से बना सकता, तो इस तरह से बना सकता है 4 × 6, 6 रन। भाई 4 लगाएगा कितने 6, और प्लस 1 रन, प्लस 4 × 5, प्लस 1 रन बनाएगा, एक एक से लेगा। फिर प्लस 4 × 4 प्लस 1, फिर 4 × 3 प्लस 1, 4 × 2 प्लस 1, 4 × 1 प्लस 1। बस। तो या तो वो 6 के साथ 1 लेकर रन बनाएगा, या 6 के साथ उसके 4 के साथ 1 लेकर बनाएगा, ऐसे बनाएगा। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो 6 और 4 दोनों से 25 रन बनाए, भाई कुछ 6 ले और कुछ 4 रन बनाए। क्लियर है ना बात। तो ऐसे कैसे बना सकता है, तो 6 × 1, एक 6 ले सकता। तो फिर 4 बताओ कितने लेगा, तो 6 4 चौक 16, 16 8 कितने हो भी 4 5 20, हाँ 4 × 4 ये हो जाएगा। इस तरह से एक 6 बनाए प्लस 4 × 3, भाई एक 6 4 3 प्लस एक 6 4 2, एक 6 4 कितना 1, और प्लस 1 1 रन तो बनते ही रहेंगे, और फिर यही रहेगा। फिर किसके साथ बना सकता है, 6 2 ले सकता। तो 6 क्या है 2, और प्लस क्या है 4 × 3, ठीक है ना, प्लस 1 रन। फिर 6 × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 1 रन, फिर 6 × 2 प्लस 4 × 1 रन। इस तरह से बना सकता। ये हो गए इतने मेथड। अब मुझे बताओ, और तो कोई मेथड बचा ही नहीं। अब क्या हो सकता है, 6 जो है वो 3 ले, कितने 6 बनाए 3, तो 6 × 3
और प्लस क्या एक 4 रन बनाए, इस तरह से यह मेथड हो सकता नहीं। अब मुझे बताओ 6 और 4 के साथ भी कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है वो सिंगल 1 रन बनाए, सिंगल 1 तो इतने सारे मेथड है, क्या बताओ इससे अलग कोई मेथड आपको दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा ना, तो इन सबको काउंट कर लो। तो काउंट करोगे कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और एक ये 19। तो किसने मेथड से बना सकता है वो 19 तरह से जो है वो बना सकता है। क्लियर है ना? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो, बस स्क्रीनशॉट ले जाएंगे, आज तो उतारने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना? चलो अच्छा देखो, शिट कौन सा था ये है ना, देखो अब 6 छठा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में और समझते हैं। इसमें देखना मैं लिखता भाई, बोली दुखी कर रखा है इसने भी ना दिखाई दे रहा है। रेड रेड ठीक है ना, देखो देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 exactly letters to be exactly one and whole correct address if the letters are randomly listed into a conversion is consider the following statement it is possible। अच्छा देखो सुनो, मैं एक बार क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ क्या है। उसने ये कहा है क्वेश्चन में कि 4 लेटर है ABCD, 4 लेटर है, ठीक है ना, और चारों को जो है आपने फिल करना है, ठीक है ना, और फिल करना है और फिर आपको स्टेटमेंट देगा कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है ना, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली 1 लेटर गोज इनटू एन इनकरेक्ट इन्वॉल्व। तो मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि एक क्या ये पॉसिबिलिटी है, देखो आप मुझे बताओ, आपके पास ऐसा करके जो है 4 एनवलप आपने जो है फिल करने हैं, तो 1 2 3 4 4 आपने फिल करने हैं, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि उनमें से एक गलत हो? अब मैं पूछना चाह रहा हूँ, बताओ ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है एक गलत हो सकता है एक गलत, केवल एक गलत हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे एक बात हो, 4 है आपके पास, अगर 4 है, देखो 4 है, ये देखो 4 है, ये भी आपने ठीक भर दिया, ये भी ठीक भर दिया, ये भी ठीक भर दिया, अगर 4 आपने ठीक भर दिए तो तीसरा चौथा 3 आपने सॉरी 3 ठीक भर दिया तो चौथा तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा ना। समझ गए नहीं समझे? भाई आप मुझे बताओ, अगर 3 ठीक है तो चौथा तो ऑटोमेटिक ठीक होगा, या 3 गलत है तो चौथा भी ऑटोमेटिक गलत होगा। समझ रहे हो ना? इसका मतलब पहला वाला तो कैसा हो गया, गलत हो गया, ठीक है ना। उसने बोला देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर्स कैन गो इनटू द करेक्ट, मतलब 2 उसके ठीक जाने के 6 मेथड हैं। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो ये कौन सा है, क्या चूज करने वाली आएगी, तो इसमें क्या है ये आप लगा दो 6 6 C2, ये लग जाएगा नहीं लगने का? तो आप मुझे बताओ 6 फैक्टोरियल, इसमें क्या हो जाएगा है? इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 3 6। अच्छा सॉरी 4 में से 2 चूज करने हैं ना, तो ये बोलेगा ना 4 6 2। भाई ये है ना, देखो 4 है 1 2 3 4, 4 में से ये देखना है कि 2 को चूज करने के कितने मेथड हो सकते हैं, तो 4 C2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 और इंटू 2 और आ जाएगा, इससे 2 2 बार 3 दूना 6, तो ये क्या है बिल्कुल सही है। अब देखो ये जो मेथड है ना, ये आपको जो पढ़ाया जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें जो है आपके पास आएगा। फिलहाल आप ये देखो जो जो चैप्टर आपने पढ़ रखा है उसमें आप देखो, और दूसरी बात ये है कि एक बार आप देख लोगे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका भ्रम भी दूर हो जाएगा। तो ये भी हो गया, इसमें पूछते रहे ना किसी में अगर दिक्कत हो। अब एक बात तो चलो इधर ध्यान दो, ऑनलाइन में बताओ भाई, ये है 85 87 89 91 95 और 96 को 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर ज्ञात करो। अब मुझे बताओ क्या कराया था रिमाइंडर में, ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था ना? देखो आपकी क्लास से आया, तो आप एक काम करो, इसे क्या है 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। तो अगर आप 100 से डिवाइड करोगे करोगे तो आप मुझे बताओ, आप इसे जो है 5 से काटोगे, 5 से काट दो पहले तो 5 से आप काटो, चलो 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे 17 पंजे 85, 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा 20 बार, फिर 5 से काटो ये कट जाएगा,
19 और 5 से काटोगे फिर ये 4 बार, 4 से कट जाएगा ये 24 बार। तो आप देख रहे हो पूरा कट गया। इस बात का मतलब ये है कि पूरा कट गया तो ये संख्या क्या है, इससे कंप्लीट डिविजिबल है, और पूरा कटने का मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या आ गया इसका, 0। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है ना। चलो अब मुझे आप ऑनलाइन में मैं पूछना चाहूंगा, ऑनलाइन में मैं पूछ ही लेता हूँ किसी से, ठीक है ना। किससे पूछूं मैं, भाई कृष्णकांत आप बताओ, ये बताओ ये यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। कृष्णकांत, कृष्णकांत बताओ अभी यूनिट डिजिट बताई थी नहीं बताई थी आपको, बताई थी ना भाई। यूनिट डिजिट के लिए क्या बताया था मैंने भाई, पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेते हैं, बताया था ना। तो मैंने बताया था देखो कभी भी किसी नंबर की यूनिट डिजिट निकालनी हो तो पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अब मैंने बताया था इसमें तो यहाँ तो केवल 2 को ही रखेंगे, क्योंकि इतने ये नंबर तो बेकार ही किसी काम के नहीं होते हैं। तो पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो पावर को 4 से डिवाइड कर लो, तो बहुत सारे मेथड है। तो चाहे तो आप इनकी गुणा करके डिवाइड कर लो, या सिंपल सिंपल जो है डिवाइड कर लो। तो बताओ यहाँ से आप करोगे 4 दूना 8, यहाँ से क्या देखो यहाँ मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसको 9 × 7 × 5 × 3 × 1, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। 4 दूना 8, यहाँ तो क्या आएगा 1, तो यहाँ क्या आएगा माइनस का 1, यहाँ प्लस का 1 और यहाँ माइनस का 2, यही तो आएगा, यही आएगा। अब देखो एक ही कम 1 और फिर 1 माइनस का 1 और यहाँ से तो आया माइनस का 1 और माइनस का 2, तो क्या आ गया 2 रिमाइंडर आया नहीं आया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4। और वैसे भी आप इतना क्यों कर रहे हैं, सबकी गुणा करके 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। कराया था नहीं क्लास में, देखो ये भी तुम्हारी क्लास में कराया, ये भी क्लास में कराया, ठीक है ना। और मैं याद करो जब मैं रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा रहा था मैंने बोला था कि रिमाइंडर थ्योरम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसका मैं रीजन बताऊंगा कि क्यों ऐसा था, मैंने आपको बताया था उसका रीजन क्या है। देखो कुछ चीजें ऐसी फिक्स होती है, मैं आपको बताऊं ना। लो मालिक ब्लैक कर देंगे हम, क्या है अब बताओ, अब ठीक है आप पहले बोल देते। सर सर जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, जिसमें वो एनवेलप्स वाला क्वेश्चन, उसमें जो डिनोमिनेटर में आपने फैक्टोरियल्स लिए वो एक बार मुझे समझ अच्छा में मैं नहीं आया यहीं पे बता दूं, यहीं पे बता दूं मैं। सर। देखो ये होता है ना NCR, ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन। सर ये समझ गई, लेकिन 2 नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल था ना, तो 2 × 1 होगा। अच्छा सी, ये था ना 4C2। हाँ 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 तो यहीं मैं कर दे रहा हूँ, देखो ऊपर लिखोगे 4 फैक्टोरियल, नीचे लिखोगे 4 - 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल, ये लिखोगे ना। तो इसे आप करोगे 4 को तो लिखोगे 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और इसे 4 - 2 को 2 फैक्टोरियल, और इस 2 को क्या लिखोगे 2 × 1 मतलब 2 ही। इससे एक एल चल जाएगा 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 आया, ठीक है। ठीक है सर। चलो अब देखो याद करो, ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें मैंने कराया होगा। ये था ABC and DEF are both 3-digit number such that ABCDEF are distanced non 0 digit such that ABCDED then find the value। oh my god क्या क्वेश्चन है ये। चलो इधर ध्यान दो, देखो क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। ABC को आपने क्या काम करा, DEF में आपने जोड़ दिया है, जोड़ा। बताओ ऐसे क्वेश्चन कराया था क्लास में, कराया था नहीं, हाँ कर रहे हो जबरदस्ती। अरे कराया है भाई, मैं तुम्हारे नोट्स में दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो कोई दिक्कत है, और इसे जब जोड़ने के बाद ये आया 1 1 1 1, कराया था ना ऐसे क्वेश्चन। अब देखो नहीं भी कराया, यहाँ देखो कॉमन सेंस देखो, ABC को DEF में जोड़ना और ये आया है 1111 आया। अब मुझे बताओ खुद कॉमन सेंस लगाओ आप, C और F को आपने जोड़ना और 11 आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ एक ही कंडीशन है, एक तो 6 होगा और एक 5 होगा, कोई और कंडीशन तो हो नहीं सकती भाई। एक बनने का मतलब क्या है, या तो एक 6 होगा या एक 5 होगा, 6 और 5 होगा। तो हम इनमें से कोई से को 6 ले लेते हैं, कोई से को 5, तो या तो 6 होगा या ये 5 होगा, यही कंडीशन होगी। होगी नहीं होने की भाई, ऊपर वाला 5 हो सकता है, नीचे वाला 6 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या ऐसा हो सकता ये 7 हो सकता है, ये 4 हो सकता, या ये हो सकता ये 9 हो सकता, ये 2 हो सकता, ठीक है ना। तो कुछ भी रख लो जो आपका मन कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था क्वेश्चन जब पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो उसके पूछने का एक मेथड होता है। देखो 6 + 5 रखोगे तब भी 11 आएगा, 9 + 2 रखोगे तब भी 11 आएगा, और 7 + 4 रखोगे तब भी क्या आएगा
11 और उसने सबका सम पूछा है, तो एग्जामिनर को पता था कि बच्चों सेपरेट सेपरेट वैल्यू भी रख सकते हैं, समझ गए ना, वरना वो डिजिट नहीं निकाली जा सकती, इसमें सम निकाला जा सकता। तो अब मुझे तो इसमें क्या हो गया, एक तो 6 हो गया, एक 5 हो गया, हो गया नहीं हो गया। फिर वही बात, यहाँ से 6 5 11 का एक हासिल लगा, एक कैरी एक जाएगा तो एक कैरी यहाँ होगा, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 10 और एक कैरी तभी आएगा, आएगा नहीं आने का। तो इसका मतलब इसको भी क्या ले सकते हो 6 और इसको 4 ले लो, या इसको 7 इसको 3, दोनों का सम तो 10 ही रहेगा ना, कुछ भी ले हो सम तो दोनों का 10 ही रहना है, कितनी मेथड है। फिर यहाँ से भी एक 11 का 1 कैरी एक जाएगा एक यहाँ जाएगा, इन दोनों का सम भी क्या होना चाहिए 10। तो इसमें भी क्या लग लो, इसको लिख लो 7 और इसको लिख लो 3, 7 3 10 और 1 11। अब हम देखो यहीं से, यहाँ से देखो इन दोनों का सम तो कितना आ रहा था 10, तो भाई इधर आ भाई, ए और डी का सम 10, बी और ई का सम भी कितना आ रहा था 10, और सी और एफ का सम कितना 11, तो कितना आ गया 31, 31 आंसर। बताओ कुछ था इसमें, नहीं है ना, इस वाले को और देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो अगर आज जो है ना, आज की क्लास से आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पढ़ना कैसे है, अगली क्लास का पूरा जो है एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, और ये भी समझ में आ जाएगा जैसे अब आप क्लास ले रहे थे ना मेरी, अब तक कितना आया पढ़ाया हुआ, ठीक है ना। जो सर इसमें अगर ए और डी को 6 और 4 ले तब भी 11 बनेगा ना। हाँ हाँ, तब वही तो हम बता रहा हूँ, कुछ भी ले लो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है ना। देखो उसने ना, डी इज ए 3 डिजिट नंबर सच दैट रेशियो ऑफ नंबर टू सम ऑफ इट्स डिजिट इज लीस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट एट द 100 प्लेस एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस। देखो उसने एक बात बोली है कि 3 अंकों की एक संख्या है, 3 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है ना, और उस डिजिट का, उस नंबर के डिजिट के सम का जो रेशियो वह छोटे से छोटा है, कैसा है वो छोटे से छोटा। अर्थात इस बात को ऐसे समझो, कोई 2 नंबर लो, जैसे 3 नंबर हमने लिए, तो 3 नंबर आप लोगे इस तरह से ए बी सी, ये 3 नंबर है, ठीक है ना। जैसे आप एक काम करो, यहाँ देखो मैं 3 नंबर वैसे लेकर बता रहा हूँ, पहले एक बार प्रैक्टिकली, इस बात का मतलब ये है कि कोई 3 नंबर लिया, जैसे आपने ले लिया 715 ले लिया, ठीक है ना। इस 715 का जो रेशियो है, इसके डिजिट का सम, इनके डिजिट का सम कितना हो जाएगा 7 + 1 + 5, ये होगा नहीं होने का। तो इनका जो रेशियो आए वो मिनिमम आए, तो 7 और 1 8 और 5 13, मतलब इनका जो रेशियो आए वो कैसा है मिनिमम आए, कम से कम आए। क्वेश्चन समझ गए, समझे नहीं समझे। अच्छा एक बात तो, रेशियो कम से कम कब आता है, जैसे मैं आपसे 2 रेशियो पूछ रहा हूँ, देखो 2 रेशियो में आपसे जो है पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो बोला 15 को आप 3 से डिवाइड करो, 15 को आप 5 से डिवाइड करो, बताओ इस ये कितना आया 5, ये कितना आया 3, छोटा कौन सा आया, ये वाला छोटा आया। तो आप देख रहे हो जिसकी नीचे वाली संख्या बड़ी होगी वह कैसा होगा छोटा होगा। तो अगर आप मुझे बताओ 3 नंबर है, 3 नंबर का मतलब ए बी सी, ठीक है ना, और 3 डिजिट के नंबर को आप कैसे लिख सकते हो बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हो 100 ए + 10 बी + सी, ऐसे लिख सकते हैं ना 3 डिजिट के नंबर को। और इसे आप इसके a + b + c से डिवाइड करोगे तो ये मिनिमम आना चाहिए। तो मिनिमम तभी आएगा जब ये वाली संख्या तो क्या हो बच्चा बड़ी, और ये वाली संख्या क्या हो छोटी। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है ना। अब मुझे बताओ अगर 3 डिजिट का आपको छोटे से छोटा नंबर चाहिए, छोटे से छोटे नंबर चाहिए, तो बताओ छोटे से छोटा नंबर है, मुझे बताओ अगर छोटे से छोटा नंबर तभी होगा जब वो 100 से स्टार्ट होगी। जैसे 2 नंबर है, एक है 715, एक है 128, ये 2 नंबर है ना, है दोनों नंबर। अब मुझे बताओ इनमें छोटी ये है, ये छोटी क्यों है, क्योंकि ये बच्चा ये 1 से स्टार्ट है, ये किससे स्टार्ट है 1 से स्टार्ट है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू रही होगी, ए की वैल्यू तो कितना रही होगी 1, और ये वाली संख्या अगर यहाँ तो ए तो 1 फिक्स हो गया, और ये चाहिए बड़ी से बड़ी, ये चाहिए क्या बड़ी से बड़ी, इसका मतलब बी को क्या रखो 9 रखो, बी को क्या रखो 9। और उसने वही बोला 100 और किसका यूनिट प्लेस का जो है आप ये काम करो डिफरेंस बताओ, तो 100 प्लेस तो क्या होगी भाई 1, और यूनिट प्लेस क्या मान लिया आपने 9, 1 और 9 का डिफरेंस कितना होता 8। क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसके बाद ये तो पैसेज है, पैसेज में तो आप बहुत माहिर हो, एकदम खटाखट पढ़ दिए होंगे तुमने। देखो तेरे की गई भैंस पानी में। यार कहाँ से निकलेगा वो फाइल्स में ना,
बताना भी आप मुझे, बुलाना उनको, बुलाना यार। क्या है ये? क्या हो गया? किसमें था? बुला लो यार। सैमसंग। एक, अरे ये बताना किधर से गायब हो गया? बताओ तो इसमें किसमें है? इसमें ऊपर जाना पड़ेगा। कितना ऊपर जाना है भाई? भाई कितना ऊपर जाना? ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया आपने। चलो यहाँ देखो, बैठो तुम अपने आराम से यहीं पे। देखो उसने बोला ये शुरू में थोड़े टफ है, आगे क्वेश्चन ठीक है ये, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर पी क्यू आर एस टी। देखो पी क्यू आर एस टी क्या है? 5 इंटीजर है, तो 5 इंटीजर है, एक पी है, एक क्यू है, एक आर है, एक एस है और एक क्या है, टी है। और इवन एंड 2 ऑफ देम ओड। इसमें से क्या है भाई? कुछ इवन है और कुछ क्या है, ओड है। 2 ऑफ, अच्छा इसमें क्या है भाई? 3 तो देखो इवन है, तो इवन कितने है बच्चा? इवन है 3, और ओड कितने है इसमें? 2 ओड है। और ये नहीं पता हमें कौन सा ओड है और कौन सा इवन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं, हम मान लेते हैं किसी को भी हम क्या काम करते हैं, इवन मान लेते हैं, किसी को भी ओड मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक कॉन्सेप्ट लेगा, एक ये वाला कॉन्सेप्ट आप जानते हो, इवन प्लस इवन का सम क्या होता? इवन होता। ओड प्लस ओड का सम क्या होता? इवन होता। इवन माइनस इवन का सम क्या, इवन माइनस इवन क्या होता? इवन। और इवन प्लस ओड क्या होता? ओड। ये पता है? याद करो, सबसे पहली क्लास थी उसमें बताया होगा तुम्हारे मास्टर ने, ठीक है ना। बताया था नहीं? चलो बताया था। अब मुझे बताओ, इनमें से एक काम करो, किन्हीं को आप दो को क्या मान लो, इवन मान लो, या किन्हीं दो को ओड मान लो। अब मुझे बताओ, इन दोनों को हम क्या मानते हैं, ओड मान लेते हैं, तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, कोई फर्क पड़ रहा? अच्छा बताओ, ये दोनों तो इवन है, इन दोनों के इवन का सम क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इन दोनों से इवन बन गया, और ये तीसरे वाले इवन के साथ जुड़ेगा तो फिर क्या बन जाएगा? इवन। अर्थात इन तीनों से तो क्या बन गया? इवन। ये ओड और ओड क्या बन गए? ओड और ओड क्या बन गए? इवन। तो ये भी क्या बन गया? इवन। अब बताओ, इवन में से इवन माइनस करोगे तो क्या आएगा? इवन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है? या ऐसे कर लो, तुम माइनस वालों को ना मान लो, इन्हें ओड मान लो, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड, ये भी ओड। तो बताओ ओड और ओड क्या हो गए? इवन। और इवन और इवन इवन, तो ये तो इवन ही बन गया। और ये इवन है, इवन इवन फिर इवन, इवन और इवन फिर इवन। तो ये वाला कैसा हो गया? सही, ठीक है ना। चलो अच्छा एक बात हो, ये तो हम मानते ही हो, ओड हो या इवन हो, दो के साथ मल्टीप्लाई करके सब कुछ क्या हो जाता? इवन हो जाता। तो ये भी इवन और ये भी इवन, तो ये दोनों तो इवन ही है नहीं है? ये दोनों इवन है। अगर बच्चे ये दोनों इवन है, अब आप इनमें से काम करो, अगर ये दोनों ओड थे तो ओड ओड इवन हो गए, ठीक है ना। अब इवन के साथ आप कुछ भी वो करते रहो तो क्या होना है, फाइनली इवन ही आना है। आना है नहीं आना है? इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा हो रहा है, गलत हो, ठीक है ना। इस तरह से करना था। ये क्या, कंसीडर द फॉलोइंग रेस्पेक्ट प्राइम नंबर पी। देखो इसमें पी क्या है, पी तो एक प्राइम नंबर है, पी क्या है, प्राइम नंबर है, और सी क्या है, कंपोजिट नंबर। पहले बताओ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होते क्या, तुम बताओ। हम्म, एक बताओ, कौन हाथ खड़ा करो, कौन बोलो, बोलो। कंपोजिट, आप बताओ। आप तो अभी बोल रहे थे, आप बोलो। तो प्राइम बताओ ना, प्राइम क्या होते हैं? जिसके फैक्टर 1 और 0 होते हैं। 0 किसी का फैक्टर होता? हम तो यार बिल्कुल ही क्या कहूँ मैं तुम्हें, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, और कंपोजिट होते हैं जिसके मोर देन
2 फैक्टर्स होते हैं। अब मुझे बताओ 1 क्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट? 1 प्राइम है। तुम बताओ भी क्या होता है, 1 प्राइम होता है कंपोजिट है? बोलो कॉन्फिडेंस के साथ, घर की बात है, किसी में नहीं आता। चलो ठीक है, 1 ना प्राइम होता ना ही कंपोजिट है। 1 इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। बताओ ये बात यार मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम तो चलो छोड़ो, आगे करते हैं। इधर ध्यान दो, देखो कंसीडर द फॉलोइंग। देखो पी प्राइम नंबर, अब आप एक काम करो, इसमें कोई नंबर ले लो, ठीक है ना। आप एक काम करो, इसने बोला पी प्लस सी पी माइनस सी कैन बी इवन, तो एक काम करो, पी को क्या रख दो 3 और सी को क्या रख दो 6, तो ये हो जाएगा 3 + 6 और 3 - 6, क्योंकि 3 क्या है प्राइम नंबर, 6 क्या है कंपोजिट, ये हो जाएगा कितना 9/3। तो क्या आ रहा है, ओड आ रहा है, तो कुछ और रख के देख लो, और रख के देखो, इसमें तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। एक काम करो, इसे 6 और 12 रख दें, 6 और 12, तो 6 और 12 18, और 6 में से 12 गए, 12 में से 6 गए 6, तो 18/3। नहीं इवन नहीं आ रहा है इसमें भी। क्या चीज? अच्छा पी तो प्राइम है ना, तो पी को क्या रख सकते हो आप 5 रख दो, और कंपोजिट क्या रखोगे इसका 7, तो 5 + 7 और 5 - 7 2, 5 + 9 और 5 - 9 कितना हो गया, 9 और 4 14, और ये क्या बचेगा भाई 4। सर कॉम्पोजिट 7 कैसे होगा? कॉम्पोजिट भी तो प्राइम, सॉरी 7 भी तो प्राइम नंबर है ना, 7 एंड इटसेल्फ। देखो पी प्राइम है, सी तो कंपोजिट है ना, कंपोजिट तो कुछ भी रख सकते हैं, 9 तो कंपोजिट है। कंपोजिट होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसमें क्या रख सकते हो, और इसमें रख सकते हो आप, ये रखो आप इसमें 3 + 8, 3 + 8 और 3 - 8 नहीं बन पा रहा इससे भी, ठीक है ना। इसका क्या बोलो, 17 दूसरा, चलो इसको छोड़ो, मैं ध्यान पे, मैं आपको बता दूं ये इवन हो जाएगा, मैंने देख रखा है ये इवन हो जाएगा, मेरे ध्यान पे नहीं आ रहे हैं वो, ठीक है ना। फिर बताइए मैंने, अच्छा तो ये प्राइम है, और प्राइम के साथ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, और इवन में कंपोजिट जोड़ोगे तो ओड हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे, देखो ये तो प्राइम नंबर हो जाएगा, तो प्राइम नंबर देखो, ये तो प्राइम नंबर पी है, प्राइम नंबर जैसे सपोज करो 5 एक प्राइम नंबर है, 2 से गुणा करने पे इवन बन जाएगा, और इवन में कोई कंपोजिट नंबर 9 जोड़ोगे तो ओड हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा है? इसी तरह से ये पी और सी क्या है, ये वाला भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा, अभी बता दूंगा 2-3 मिनट में भी आ जाएगा। ये भी ठीक है, क्यों, एक प्राइम नंबर आप क्या लो, प्राइम नंबर 4 ले लो, ठीक है ना, और कंपोजिट नंबर क्या लो, सॉरी प्राइम नंबर 2 ले लो, और कंपोजिट नंबर क्या लो 9, तो 18 ओड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो एक काम करो प्राइम नंबर 3 ले लो, और ये ले लो 9, तो 9 से क्या है 27, ओड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या है सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। अभी मेरे ध्यान पे नहीं आ रहा है, 1-2 मिनट में आएगा, मैं बता दूंगा। ये है क्वेश्चन तुम्हारा, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो कुछ क्वेश्चन तो हार्ड है इसमें, तो आप ऐसे टेंशन मत लेना, इसे मैं यहीं करा दे रहा हूँ। यहाँ देखो 3 डिजिट ए बी सी एक नंबर है, ठीक है ना। देखो इसे कराने का मतलब ये है कि जब मैं ऐसे क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा ना तो तुम्हारा फोकस जाएगा, क्यों, अब मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इससे पहले मैं कराता तो तुम्हारा फोकस नहीं जाता क्लास में। देखो ए बी सी की मल्टीप्लाई करिए किससे, डी से, और जो रिजल्ट आया वो आया 37DD। ये क्वेश्चन है बेसिकली यूनिट डिजिट से होता है। अच्छा एक बात बताऊं, डी का आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो और डी बन जाए, मतलब किसी नंबर का किसी और नंबर में मल्टीप्लाई करो और वही नंबर आ जाए, देखो 1 होता, लेकिन 1 तो चूंकि छोटा नंबर है 1 जाएगा, कैरी नहीं जाएगा, तो छोटा नंबर है 1 तो लेंगे नहीं। फिर 2 होता, तो देखो 2 का किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो और 2 ही आए रिजल्ट में, तो 2 का आप 1 से करोगे 2, 1 तो लेंगे नहीं, 2 का 2 से करोगे 4 नहीं, 2 का 3 से करोगे 6, 2 का 4 से करोगे कितना हो गया 8, 2 का 5 से करोगे 10, 2 का 6 से करोगे 12। तो एक तो 2 और 6 देखो,
अगर डी की वैल्यू हम 2 माने और 6 की वैल्यू 6 माने तो 6 दूना 12, देख रहे हो ना, यहाँ भी D2 था, यहाँ भी D2 आ गया, आया नहीं आया? लेकिन आपको एक बात पता है, 6 दूना 12 का 2 कैरी लगा 1। अब कोई ऐसा नंबर चाहिए कि वो बी के साथ गुणा करके और 1 जोड़ने पर डी बना दे। अब मुझे बताओ डी क्या है? 2 है। डी क्या है? 2 है। 2 कैसा नंबर है? 2 एक इवन नंबर है। 2 एक इवन नंबर। अब मुझे बताओ इवन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करके, इवन का किसी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा नंबर आएगा? इवन आएगा भाई। 2 इवन है, इवन का इवन में मल्टीप्लाई करोगे तो इवन आएगा, और अगर आपने इवन में 1 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ तो इवन आना चाहिए था, तो ये भी क्या हो गया? गलत। क्या हो गया? गलत। तो इसका मतलब 2 वाली कंडीशन भी क्या होगी? गलत होगी। अब आप किसकी कंडीशन रखोगे? किसकी? अब देखो 3 का बनेगा तो 3 कम 3, 3 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 2 30। 3 का तो किसी से नंबर मल्टीप्लाई करने पर 3 आ ही नहीं रहा, तो आप क्या रखोगे? 4। 4 में देखो 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 इंटू 6। इसका मतलब डी की वैल्यू 4 और इसकी 6, 6 चौक 24 का 4, 24 का 4, हासिल लगे कितना? 2। अब देखो 2 हासिल लगे हैं, अब ये रख सकते हो आप, ठीक है ना? अब आप यहीं से देखो तो 4 दूना 8 नहीं बन रहा, 4 तिया 12, तो बी की वैल्यू क्या रख सकते हो? 3। 4 तिया 12 और 2 14 का 4, हासिल लगा 1, 1 हासिल लगा। एक ही जगह 9 रख दो, तो 9 चौक 36 और 1 37, तो 37 आएगा ना, तो क्या आया? ए की वैल्यू 9 3 6 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा? 37 4 4। हो गया नहीं हो गया? तो ए बी सी पूछा तो अब आप निकाल ही लोगे, ठीक है ना? एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी टेंशन मत लो। देखो सुनो, तुम्हें लग ऐसा रहा होगा इसमें कि ये पेपर हार्ड है, मैं रियल में बताऊं ना, देखो पेपर का क्या होता है, एक पैटर्न होता है। याद करो, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे आपको तो पता ही है, मैं शुरू से एक बात बोलता था कि नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आएगा, नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आएगा, ये बात मैं बोलता था नहीं? और खूब मैंने बोली थी ये वाली बात। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बोला था कि 4-5 क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के आए थे, ये आए। और ऐसे भी नहीं है कि मैं अब बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, उसमें आप देख भी सकते हो, ठीक है ना? पिछले वाले बैच में तो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था, मॉर्निंग वाले बैच में मैंने खूब बोला। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें पता होता है। देखो होता क्या, एक पेपर बनाता है एसएससी, एसएससी का जो पैटर्न फिक्स होता है ना, एसएससी जब कभी भी अपना पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज करता तो एसएससी के पास क्वेश्चन नहीं होते, एसएससी लेता कैट से क्वेश्चन, समझ रहे हो ना? तो अगर तुम्हें एसएससी के पेपर को समझना है तो आप एक काम करो, कैट को समझ जाओ, समझ रहे हो ना? जो कैट का लेवल है वो एसएससी में रख देते हैं, वो हर बार देखते हो। तो मतलब कैट का लेवल थोड़ा हाई होता है तो एसएससी जो कवर करता है कैट को करता है। जैसे उत्तराखंड पीसीएस को बोला जाता है कि अगर आप यूपी पीसीएस के जो है 10 साल के पेपर सोल्व कर लेते हो तो उत्तराखंड पीसीएस उसमें जो है आ जाता। ऐसे ही था क्या? देखो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, ये बहुत ओल्ड पैटर्न हो गया, और पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो ही रहता, एक साथ चेंज कर नहीं सकते थे। तो इन्होंने पिछले 2 साल से एक ही क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का रखा था। और याद रखो, जब कभी यूपीएससी किसी उसमें जो है एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करता, इस बात का मतलब ये होता है कि वो पहले 1-2 साल तो आपको सचेत करता है कि यहाँ से मैं दे सकता हूँ, और अगले साल जो है फिर वो पूरा चेंज कर देता है। तो रिमाइंडर थ्योरम का उसने पिछले साल एक क्वेश्चन दिया था, उससे पिछले साल एक क्वेश्चन दिया था, और इस साल उसने क्या काम करा? रिमाइंडर थ्योरम दे दी, और पूरी रिमाइंडर थ्योरम वो दी जो एसएससी मेंस के क्वेश्चन थे, समझ रहे हो ना? अब तक जो आप कर रहे थे, अब तक जो आप पढ़ रहे थे ना, पढ़ रहे थे आप रीजनिंग पढ़ रहे थे, मैथ्स में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, तो अब आपको जो है थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब हमें तो इस वजह से पता रहता है क्योंकि हम तो क्या डिफेंस में भी पढ़ाते हैं, इधर भी पढ़ाते हैं, एसएससी वालों को भी तो पता रहता है कि यहाँ से जो है आने की संभावना है। ये वाला तो हो गया। अरे भाई ये है। अच्छा एक बात बताओ, ऑनलाइन भी पूछूंगा मैं किसी से, आप बताना। फॉर एनी चूज वैल्यू एक्स वाई जेड 6 डिजिट नंबर, एक्स वाई 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना? और एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड रिपीट होकर बनाया, तो वह किससे डिविजिबल होगा? 7 11 13। बताओ क्लास में कितनी बार कराया ये क्वेश्चन? कम से कम 10-12 बार क्लास में हुआ है क्वेश्चन, ये डायरेक्ट कराया नहीं, ऑनलाइन में बताओ आपको डिविजिबिलिटी में कराया होगा, 7 11 13 की कंबाइंड डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी मैंने। देखो होता क्या है, और मैंने पिछली बार एक आईएएस में क्वेश्चन आया था, मैं पिछली बार का करा दे रहा हूँ। देखो होता क्या क्वेश्चन, ये देखो एक रूल होता, ए बी अगर 2 संख्याओं की गुणा को 1 1 0 1 से गुणा करोगे तो ए बी रिपीट होकर लिखा जाएगा, ठीक है ना?
ए बी सी कोई 3 अंकों की संख्या, आप उसे 1001 से गुणा करोगे तो ए बी सी रिपीट होकर लिखा जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये रूल होता है, जैसे आप सपोज करो 785 को आप क्या करो 1001 से गुणा करो तो 785 और 785 ऐसे करके जो है रिपीट होकर लिखा जाता है। ये रूल होता है। एक रूल होता है ए बी की अगर आप 10101 से गुणा करते हैं तो ए बी और ए बी रिपीट होकर लिखे जाते हैं। ये 3 पैटर्न मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था इन्हें डायरेक्ट याद कर लेना, रिपीट होकर क्वेश्चन जो है आ जाता। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से आया था, ए बी सी गुणा डी डबल ई डी बराबर ए बी सी यह संख्या किससे रिपीट होगी? इसका मतलब ए बी सी का डी डबल ई डी से गुणा हुआ तो ए बी सी, तो इसका मतलब यह 1001 रहा होगा। तो डी प्लस ई की वैल्यू पूछी थी इसमें पिछले साल, तो डी की वैल्यू 1, ई की वैल्यू 0। एक क्वेश्चन और बना था, उसमें ये बना था 3 अंकों की संख्या। और देखो ये 1001 जो होता है ना, ये 7 11 13 का मल्टीपल होता है। किसका मल्टीपल होता है? 7 11 13 का। ये वाली बात भी मैंने क्लास में बता रखी थी, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। चलो आगे। तो आप मुझे बताओ ये किससे डिविजिबल है? 7 11 पिछले दिखाना क्या? ठीक है भाई। अब देखो, अब ये वाला भी देखो, आप में से 125 क्यूब्स है। हाउ मेनी क्यूब्स आर सराउंडिंग बाय अदर क्यूब्स फ्रॉम ईच साइड? कितना है इसका? 27। देखो 125 ऐसे करके जो है क्यूब रखे हुए हैं। याद करो क्यूब एंड क्यूबॉइड वाले चैप्टर में मैंने बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे कराया था, डिजिट भी चेंज नहीं थी। तो 125 क्यूब ऐसे रखे गए। आपको बताना ऐसे कितने क्यूब है जो चारों तरफ से किसी ना किसी से घिरे हुए हैं, जो चारों तरफ से किसी ना किसी से घिरे हुए हैं। तो जैसे सपोज करो ये क्यूब है, तो क्यूब है, तो देखो क्यूब का मैंने बताया था इस तरह से ये क्यूब होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि आपने क्या काम करना है, ये इस तरह से क्यूब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये है कुछ इस तरह से, बस भाई ड्राइंग इतनी है, इससे ठीक नहीं हो सकती। देखो ये वाले जो क्यूब होंगे ये तो ऐसे होंगे जो 3 सरफेस कॉमन होंगे, 3 सरफेस पेंटेड होंगे। इसमें देखो यहाँ भी कलर है, यहाँ भी कलर है, यहाँ भी कलर है। ये वाले ऐसे होंगे 2 तरफ से कलर क्यूब होंगे। ये ऐसे होंगे जो 1 तरफ से कलर होंगे। इनके बीच के अंदर ऐसे होंगे जो एक भी कलर नहीं होने का, ठीक है ना। तो इसका मैंने पढ़ाया था फार्मूला बताया था। 3 सरफेस पेंटेड होते हैं 8, 2 सरफेस पेंटेड का फार्मूला बताया था 12 n-2 का स्क्वायर। 1 सरफेस फार्मूला होता है 6, क्या बताया था इसका 1 सरफेस का? 3 के उसमें था। देखो इस 0 सरफेस पेंटेड का फार्मूला आता है n-2 का क्यूब, ये बताया था ना, ये बताया था 0 सरफेस पेंटेड का। यही आपसे जो है पूछा गया था। तो बताओ यहीं से कितना 125 क्यूब थे, इसका मतलब n की क्यूब बराबर कितना था? 125। तो n बराबर कितना हो गया? 5। आपको पता है जो चारों तरफ से पेंटेड है, इसका मतलब जिनकी एक भी सरफेस पेंटेड नहीं है, इसका मतलब n-2 का क्यूब निकालना था। इसका मतलब n की वैल्यू 5 - 2 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब बराबर 27, ठीक है ना। अरे भाई हट जा मका। अच्छा ये है आपके पास। देखो उसने बोला हाउ मेनी डिस्टेंस, मतलब ऐसे 8 डिजिट के कितने नंबर हैं जिसमें क्या ओड नंबर पे तो ओड आए, इवन नंबर पर इवन आए, ठीक है ना। तो इसको बना के देख लेना। जैसे आप यहीं से बनाओगे ना तो 8 बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बनाने, ठीक है ना। देखो ये ओड है तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, बस ऐसे लिखने के लिए, ठीक है ना। तो बताओ ओड वाले पे तो ओड आएगा, ओड क्या है 1, तो यहाँ 1 आएगा। कितने 1 हैं? 2, तो यहाँ भी ये हो सकते हैं। और यहाँ कितने हैं भी? यहाँ भी 3 हो सकता है। यही है ना। अब बाकी क्या जाएंगे आएंगे? इवन आएंगे। तो इवन में क्या है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, और यहाँ 4 हो सकता है, यहाँ 4। अब इनकी वैल्यू जो है चेंज कर देनी है आपने, इनकी वैल्यू क्या करनी है? चेंज करनी है, ठीक है ना। तो इसको कर लेना आप खुद से ही, मतलब टाइम लगेगा इसमें। नहीं होगा तो मैं बता दूंगा अभी, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ एक बार जो है सारे क्वेश्चनों पे जो है, अरे भाई हट।
बताओ टाइम एंड वर्क में तुम्हारे मास्टर ने ऐसा क्वेश्चन शायद कराया हो मेरे हिसाब से। देखो ए बी सी किसी काम को, देखो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो कर दोगे ना सब। क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को, ए तो करता है किसी काम को 8 दिन में, बी करता है अभी 16 दिन में, और सी करता है 12 दिन में। पहले दिन ए मंडे से काम स्टार्ट करते हैं। किससे काम स्टार्ट करते हैं? मंडे से। काम मंडे से काम स्टार्ट होते हैं, तो पहले दिन तो ए अकेला करता, फिर बी अकेला करता, फिर सी अकेला करता। मतलब पहले दिन ए करता, फिर बी करता, फिर सी करता। ऐसा क्वेश्चन कराया था नहीं कराया था अभी? अब आप मुझे बताओ यहीं से इनका एलसीएम हो जाएगा 48, कितनी बार जाएगा? 6, 3 और 4। समझ रहे हो ना? अब मुझे बताओ पहले दिन फर्स्ट दिन तो ए करेगा और कितना काम करेगा? 6। सेकंड दिन बी करेगा, कितना काम करेगा? 3। थर्ड दिन कौन करेगा? सी, और कितना काम करेगा? 4। टोटल काम कितना हो जाएगा? 13 काम हो जाएगा। तो 13 कितने होते हैं अभी? 39। इसका मतलब 39 काम तो ऐसे हो जाएंगे, तो पेयर में चलेंगे ना, 3-3 का पेयर बन रहा है, तो 39 39 39 13 13 13 39 काम तो पूरा हो गया। और 39 में जैसे ही 40वां दिन आया, तो 40वां दिन जो होगा उस काम को कौन करेगा? तो मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो फिर मंडे को ये जाएगा, तो मंडे को कौन आएगा? ए कितना काम करता? 6। तो बताओ 39 में आप 39 काम तो ये हो गया, 39 में 6 दिन और जोड़ो, तो 39 + 6 कितना हो गया? 45। इसका मतलब 40 दिन में कितना काम कर दिया इन्होंने? 45। फिर बताओ 41वें दिन कौन आएगा? बी। इसका मतलब काम जो खत्म होगा कितने दिन में काम खत्म हो रहा? 41 दिन में। कितने दिन में काम खत्म हो रहा? सॉरी 41 दिन में नहीं, 3 3 9 भाई, 3 ये, फिर 3 दिन यहाँ लगे, और फिर देखो 3 दिन तो यहाँ हो गए, 3 और 3 यहाँ, 3 दिन 13 कम 13 13 दिन 26 13 39, 3 3 3, तो 9 दिन तो यहाँ हो गए। यहाँ कौन सा दिन आ गया? 10वां। और यहाँ कौन सा दिन आ गया? 11। तो कितने दिन में काम खत्म हो रहा? 11 दिन। कौन से दिन में काम खत्म हुआ? 11। तो ये वाला तो क्या हो गया? गलत। और द वर्क बी फिनिश्ड इन थर्सडे। बताओ यहाँ कौन सा दिन था भैया? मंडे था। मंडे के बाद ट्यूसडे। अच्छा ट्यूसडे के बाद, अरे यहाँ देखो ना, द वर्क विल बी फिनिश्ड थर्सडे। तो यहाँ जो आया था, यहाँ करा था इसने कौन से में? मंडे। और मंडे के बाद ट्यूसडे। तो काम जो खत्म हो रहा कौन से में हो रहा? ट्यूसडे में। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट कैसे गलत? जब टाइम एंड वर्क आपको कराया जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा, जिन बच्चों ने पढ़ा था कर देते, इजी था बहुत ज्यादा। ये तो पैसेज है, आप कर लोगे। ये तो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, सबका हो गया होगा ये तो। देखो सर सी सेट के नए क्लासेस फिर से कब शुरू होंगे? मेरा आज फर्स्ट क्लास है। आपका अभी एडमिशन लिया क्या आपने? सर। जी सर। तो सी सेट चल रहा है, नया ही बैच है, आप आ जाना, कल से ज्वाइन कर लेना। यहाँ देखो 7 + 9, देखो ये है ना 7, एक कोई पैटर्न होता है ऐसे करके, ये है जैसे 7 है, 7 से 9, 9 से 10, इसके बन गया 8। तो आप एक काम करो, इन सबको जोड़ दो, ये तो पता ही ना कोई पैटर्न फॉलो करते हैं अचानक से कोई, तो इन सबको जोड़ो, 7 + 9 + 10 कितना होता है भैया? अरे बताओ भाई, 26 होता, 26 होता नहीं, और यहाँ कितना 8 है, तो इन सबकी यूनिट डिजिट हो गई, तो फिर 6 और 2 को जोड़ो कितना हो गया? 8। समझ रहे हो ना? तो ये कहते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ देखो 9 11 30, इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 9 और 11 20 और 30 कितना हो गया? 50। 50 को जोड़ोगे, 50 में 5 + 0 क्या हो गया? 5। ऐसे ही जोड़ोगे 11 13 21 का कितना हो गया ये? अरे कितना हो गया? 20 10 30 10 40 कितना हो गया? 58 हो गया। 58 हो गया ना? 58 में क्या हो जाएगा? 5 + 8 कितना हो गया? 13। अरे जो इनका सम आया ना, उनकी यूनिट डिजिट को जोड़ के लिख देना। इसी तरह से इन्हें जोड़ दो, 23 + 4 कितना हो? 27 + 15 कितने हो? अरे बोलो 42 ना? तो 42 आएगा, 42 का क्या हो जाएगा? 4 + 2 कितना हो गया? 6। तो ये लगाना, यहीं पे दिखाई दे रहा होगा, तो दिखाई दे रहा है, इसे यहीं पे कर देते हैं, वरना फिर let x be a positive integer such that 7x + 96 is divisible by x. How many values of x are possible? अर्थात कहने का मतलब यह है
बच्चा 7x प्लस 96 जो है डिविजिबल है कैसे, x से। इस बात का मतलब ये हुआ कि 7x अपॉन x प्लस 96 अपॉन x, ये तो हम मानते हैं ये तो इससे पूरा डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका तो कोई खेल बचा ही नहीं। इस बात का मतलब ये हुआ कि 96 किससे डिविजिबल है, x से। 96 किससे डिविजिबल है, x से। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताऊं, 4 किसके डिविजिबल है, 4 किस, इधर अब इस वाली बात को छोड़ो, इधर देखो आप समझ में आएगी। 4 किससे डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। अर्थात आप ये कह सकते हो ये जो नंबर है ये इसके फैक्टर है नहीं है। मतलब 4, देखो कोई नंबर किससे डिविजिबल होता है, तो कोई नंबर अपने फैक्टर से डिविजिबल होता, समझ लो ना। इस बात का मतलब 96 किससे डिविजिबल है, x से। इसका मतलब 96 के जितने फैक्टर्स होंगे x के इतने मान पॉसिबल होंगे, समझ लो ना। तो इस बात का मतलब ये हो कि 96 के क्या काम करो आप, फैक्टर्स निकाल लो। क्या निकाल लो, फैक्टर्स। और फैक्टर्स निकालना मैंने फैक्टर वाले चैप्टर में आपको सिखाई रखा है, तो कौन बताएगा, हाँ भी बताओ कैसे निकालते हैं फैक्टर। कैसे भी, HCF बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे। 96 को आप लिखो, पहले क्या काम करो, इसे 2 से डिवाइड करो तो 3 से करो, 3 3 9, 3 दूना 6, 16, 2 से करोगे 8, 2 से करोगे 4, 2 से करोगे 2, 2 से करोगे 1, 1 2 3 4 5, तो 2 की 96 बराबर क्या हो गया, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। मैंने बताया पावर में 1 जोड़कर उनका मल्टीप्लाई करते हैं, बताया था नहीं, आप बताओ, बताया था ना। तो 5 + 1 × 3 + 1, तो कितना हो गया, 6 गुणा 4 कितना हो गया, 24। अरे यार ये है ना, चल भाई इधर आ जा। इसमें तो 5 + 1 करोगे और इसमें 1 + 1 करोगे तो हो जाएगा 6 गुणा 2 कितना होता, 12। ठीक है ना, बेफिक्र रहो, मैं अब जब पढ़ूंगा ना तो अगली बार जो होगा उसका पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, आप तो जो पढ़ाते हैं। अब मुझे ही बोलना पड़ रहा तुम्हारे चक्कर में, तुमने इतना ज्यादा हुआ सुन लिया ना, पता ना पेपर हार्ड था, मुझे ही बोलना पड़ा लास्ट में आके। मगर अभी बोल ही देता हूँ, नहीं तो फिर ये कहेंगे कि सबने बोला पेपर हार्ड है। पेपर हार्ड उनको लगा जिन्होंने ज्यादा पढ़ के गए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। चलो इधर देखो, इधर देखो, PQRS, मतलब PQRS अलग अलग नंबर हैं, तो आपको बताना है P + Q और R + S की अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी। कैसी वैल्यू ज्ञात करनी, अधिकतम वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, PQRS कैसे नंबर है, अलग अलग नंबर है, और इनकी तुम्हें अधिकतम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो बताओ PQRS कैसे कैसे नंबर मानोगे तुम। अरे यही मानोगे ना मेरे यार, इसको 9 मान लो, इसको 8 मान लो, इसको 7 मान लो, इसको 6 मान लो, इन्हीं से तो अधिकतम नंबर आएगा। सब आदमी यार तुम तो बिल्कुल ही यही तो मानोगे। बताओ 2 3 1 2 3 4 थोड़ी मानोगे, इससे बड़ा तो कोई नंबर होता ही नहीं है, इसका मतलब इन्हें ही मानोगे। अब मुझे तो इन्हें मानोगे तो 2 तरीके हैं तुम्हारे पास करने के। देखो जैसे तुम पेपर में बैठे थे, तुम्हें कुछ नहीं पता, तो मैं पहले तुम्हारे मेथड से कर दे रहा हूँ। तुम ऐसे कर सकते थे कि 9 + 8 कर देते, इंटू 7 + 6 कर देते, इनका मल्टीप्लाई कर दे, तो इनका मल्टीप्लाई 9 और 8 कितना हो गया, 17, और ये हो गया 13, तो 7 से 21, इनका मल्टीप्लाई ये आता। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता था कि यूपीएससी पेपर ले रहे, थोड़ा बहुत सोचते भी, एक बार ऐसे भी तो करके देखते हैं ना कि सर 9 + 6 कर देते हैं और गुणा 8 + 7 कर देते हैं, ऐसे भी तो करके देखते हैं। 14 9 6 54 इंटू 8 7 56, 6 5 30, तो ये क्या आ गया, 230। ठीक है ना, शायद ये आएगा, मतलब देख लो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा करते क्यों, समझना। देखो होता क्या है, आपने एक चीज देखी होगी, जीएम बड़ा होता एम से। या आप एक काम करो, इसको ऐसे समझो, चलो ऐसे कर लेते हैं, इसके बाद आगे मैं समझाऊंगा, 5 मिनट लग जाएंगे, फिर मैं सोच रहा हूँ आगे बता दूंगा इसको। ठीक है ना, मतलब देखो एज्यूम करके थोड़ा बहुत तो इंटरचेंज करके देखते ही, बाकी एम जीएम वाला यहाँ कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है ना, बहुत 2 3 मेथड लग जाते हैं यहाँ, तो उसमें आगे जो है मैं करा दूंगा। क्योंकि अभी पेपर बहुत, मैं आपको दो ना 53 क्वेश्चन कराने मुझे तुम्हारे 1.5 घंटे के अंदर, बाकी जो पूछना हो आप पूछते रहना। ये है ए नंबर एन इज फॉर्मेट बाय 999, और कितने टाइम्स है, 99 टाइम्स, तो 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर याद करो। मतलब ये है 9 9 9 9 9, और कितनी बार लिखा हुआ है, 99 टाइम्स लिखा हुआ।
और इसको किससे डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, 13 से। ठीक है ना, ठीक है ना। अब एक बार बताओ मुझे, ये बताओ डिविजिबिलिटी रूल 7, 11, 13 की मैंने एक कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, तुम्हें पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, आप आए थे उस दिन। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि अगर 3 अंकों का डिफरेंस 0 हो जाता है तो वह नंबर क्या होती है, 7, 11, 13 से डिविजिबल हो जाती है। बताई थी, वाली बात नहीं बताई थी। ऐसे देखो मैंने एक बात बताई, अभी ये वाला बताया था ना, जैसे ये 585, 585, तो 3 का पेयर यहाँ बन गया, 3 का पेयर यहाँ बन गया। तो बताओ 585 में से 585 आप क्या काम करो, माइनस करो, तो डिफरेंस कितना आ गया, 0। इस बात का मतलब ये हुआ कि यह संख्या क्या 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। जब तो पहले वाला क्वेश्चन मैंने ये कराया था आपको कि ए बी सी बताओ किससे डिविजिबल हो जाएगी, ये 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी। इस बात का मतलब ये हुआ कि बताओ 9 9 9 9 9 9, तो ये 6 के पेयर तो पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब जो 6 9 बार लिखा हुआ होगा वो तो 13 से डिवाइड होगा, तो 6 के तो पूरे पेयर बनेंगे ना, 6 के तो पूरे पेयर बनेंगे। उसी डिविजिबिलिटी से याद करो जो अभी पहले कराया था, उसी से क्वेश्चन हो रहा। तो अब आप एक काम करो, कितने हैं ये 99 है, तो 99 में 6 के तो पेयर निकाल लो, तो 6 कम 6 का 6 कितना 3, 6 चंग 36, कितना बचेगा यहाँ से, अरे 6 चंग 36 होता है भाई, कितना बचेगा 3। इसका मतलब 3 9 एक्स्ट्रा बचेंगे, बाकी से तो रिमाइंडर कितना आता रहेगा 0। और 999 को आप 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना। अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे थे तो डायरेक्ट कर सकते थे, बच्चा कैसा करते डायरेक्ट इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का तरीका था कि आप 9 9 को लिखते, आप क्या काम करते हैं 9 9 को बच्चा लिखते, तो 9 9 को लिखते 1 2 3 4 5 6, जब 6 तक करते तो रिमाइंडर 0, फिर 6 तक रिमाइंडर 0, फिर 6 तक रिमाइंडर 0। समझे आप मेरी बात, ठीक है ना। कर दिया, वही वाला मेथड था, कराया हुआ था ये, और ये डायरेक्ट कराया हुआ क्वेश्चन है भी। चाहे तो आप रिमाइंडर थ्योरम की मेरी उसमें वीडियो देख लेना, वहां करा रखा, बिल्कुल सेम है, डिजिट भी चेंज है। A number n is formed by writing 9 90 499, what is the अब ये तो अभी कराया है, हो क्या गया भाई मुझे। सर 26 नंबर का आंसर क्या था? अच्छा 26 का, एक बार मैं एक बार रुक जाओ, मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा 26 का वो देख लेना, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है ना, मैंने करा नहीं था मल्टीप्लाई, देख सर लेना। फिर मैंने 9 + 7 × 8 + 6 भी किया, उसमें 224 आया। अरे एक काम करो ना, ये है ना 9 8 7 6 है ये, एक बार करो, एक बार कर लो 9 + 6 और 8 + 7, एक बार ऐसा करो, तो 9 के साथ आपने 6 को जोड़ दिया, एक बार करो 9 + 7 और 8 + 6, इन दोनों में देख लेना जिसकी गुणा ज्यादा आएगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तीनों रख के देख लो क्या जा रहा है इसमें। बाकी इसका मेथड है, मेथड में भी बताने नहीं चाह रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि 5-7 मिनट लग जाएंगे, आगे आना है वो एपीजीपी में पढ़ूंगा ना, एएमजीएम उसमें बता दूंगा। तो 3 इतना तो देखो करना ही पड़ता, तो तीनों में देख लेना जिसमें ज्यादा आएगा वो खो जाएगा। ये हो गया।